हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्ट इन योर सेल्फ गाइड के बारे में। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और गांव में हर दिन कुछ नया होता था। सूरज की किरणें जैसे ही खेतों पर पड़ती, बच्चे बाहर खेलने निकल जाते और बड़े लोग अपने अपने काम में लग जाते। लेकिन इस बार की छुट्टी में कुछ अलग था। राजू, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, वापस गांव आया हुआ था। राजू गांव का पहला लड़का था जो कॉलेज में पढ़ रहा था और उसके आने से सबको कुछ नया जानने का उत्साह होता था। एक दिन जब सब लोग नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे, तब चाय पीते हुए रमेश काका बोले, राजू बेटा, ये बता, तू शहर में पढ़ क्या रहा है अब? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, अभी मैं बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहा हूं और साथ में कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी कर रहा हूं। आजकल बहुत कुछ इंटरनेट पर फ्री में सीखने को मिल जाता है। सुनकर सब थोड़े हैरान हुए। ऑनलाइन कोर्सेज? ये क्या चीज है? राजू ने अपने मोबाइल में एक ऐप खोला और दिखाया। देखो काका, जैसे ये कोर्स है कैसे बेहतर वित्तीय निर्णय लेने के लिए, ये मैं अभी कर रहा हूं। इसमें बताया जाता है कि पैसों को कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे खर्च करें और कैसे बचत करें। अब रमेश काका थोड़े सोच में पड़ गए। बोले, हमारे जमाने में तो बस खेत में काम सीखना ही एजुकेशन था, अब तो लगता है असली पढ़ाई तो यही है। राजू ने कहा, काका, आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी हर जगह है, चाहे खेती हो या बिजनेस, सब कुछ बदल रहा है। अगर हम सीखते नहीं रहेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। पास ही बैठा छोटा बच्चा सोनू, जो 8वीं में पढ़ रहा था, वो भी ध्यान से सब सुन रहा था। बोला, भैया, आप जो पढ़ते हो उससे क्या होता है? मतलब पढ़ाई से क्या फायदा? राजू ने मुस्कुराकर कहा, अरे सोनू, पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये हमें सोचने का तरीका सिखाती है। जब हम कुछ नया पढ़ते हैं, चाहे वो किताब हो, कोई वीडियो हो या किसी से डिस्कशन, तो हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी डेवलप होती है। जैसे मान लो खेत में कोई डिजीज लग जाए फसल को, तो एक पढ़ा लिखा किसान रिसर्च करेगा, यूट्यूब पर सोल्यूशन ढूंढेगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर से पूछेगा और सही डिसीजन लेगा। लेकिन अगर जानकारी ही नहीं होगी तो हम गेसवर्क पर ही फंसे रहेंगे। अब सबकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी। तभी पास बैठे श्यामू ने पूछा, लेकिन राजू, ये सब सीखना इतना आसान कहाँ होता है? समय चाहिए, मोबाइल चाहिए और डेटा भी। राजू बोला, बिल्कुल, लेकिन आज के समय में ये सब उतना मुश्किल नहीं है। डिजिटल इंडिया के ज़माने में गवर्नमेंट भी स्कीम्स दे रही है, जैसे PMGDISHA, जहाँ बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन फ्री में मिलती है। गाँवों में भी अब इंटरनेट है। सिर्फ मोबाइल से हम दुनिया के किसी भी कोने से एक नॉलेज ले सकते हैं। बस ज़रूरत है तो क्यूरियोसिटी और विलिंगनेस टू लर्न की। रमेश काका ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल, आज अगर मैं थोड़ा एजुकेटेड होता तो शायद अपने खेत के लिए बेटर डिसीजन ले पाता। पिछली बार केमिकल गलत छिड़क दिया और सारी फसल खराब हो गई। अगर किसी से ठीक से सीखा होता तो शायद बच जाती। राजू ने तुरंत मोबाइल निकाला और एक ऐप दिखाया, किसान सुविधा ऐप। बोला, काका देखो, ये ऐप खेती से जुड़ी हर जानकारी देता है। मौसम कैसा होगा, कौन सी दवाई कब डालनी है, कौन सी फसल के लिए कौन सी मिट्टी सही है, सब कुछ। अब तक वहां बैठे सब लोग चुप थे, लेकिन सोच में डूबे हुए। हर किसी को लग रहा था कि एजुकेशन अब सिर्फ स्कूल और कॉलेज की चीज नहीं रही, ये तो जिंदगी के हर हिस्से में काम आने वाली चीज है। राजू ने आगे समझाया, एजुकेशन एक फाउंडेशन की तरह है, जैसे घर की नींव। अगर नींव मजबूत हो तो ऊपर कुछ भी बना सकते हैं, चाहे करियर बनाना हो, बिजनेस शुरू करना हो या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो। सब कुछ इजी हो जाता है अगर नॉलेज हो। अब सोनू ने उत्साहित होकर पूछा, भैया, क्या मैं भी कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकता हूं? राजू ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे खान एकेडमी, कोर्सेरा, यूडेमी, जहां स्कूल सब्जेक्ट्स, मैथ्स, साइंस के साथ साथ ड्राइंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत से कोर्सेज फ्री हैं। श्यामू ने पूछा, और जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए? राजू बोला, बहुत से कोर्सेज अब हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल हैं, और यूट्यूब तो है ही, वहाँ ऑलमोस्ट हर टॉपिक पर हिंदी में वीडियोस मिलते हैं। अब तक वो डिस्कशन एक इनफॉर्मल क्लासरूम जैसा बन गया था। हर कोई कुछ ना कुछ जानने को उत्सुक था। एजुकेशन का मतलब सबकी समझ में आ रहा था, ना सिर्फ डिग्री, बल्कि स्किल, सोचने की एबिलिटी और सही निर्णय लेने की शक्ति। उस दिन के बाद गांव में एक बदलाव शुरू हुआ। राजू ने एक छोटा सा ग्रुप बना लिया, जहां हर शाम बच्चे, युवा और कुछ बड़े भी इकट्ठा होकर मोबाइल या टीवी पर
एजुकेशनल वीडियोस देखते थे, कुछ बेसिक इंग्लिश सीख रहे थे तो कुछ फार्मिंग के नए टेक्निक्स। रमेश काका भी अब वेदर फोरकास्ट देखे बिना खेत में कुछ नहीं करते थे। धीरे धीरे गांव के लोग समझने लगे कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ स्कूल जाना नहीं है, बल्कि हर दिन कुछ नया सीखना है। जो जितना ज़्यादा सीखता है वो उतना अच्छा सोचता है, बेहतर डिसीजन लेता है और मुश्किलों का सोल्यूशन खुद ढूंढ लेता है। और सबसे बड़ी बात, एजुकेशन से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब किसी को पता होता है कि मैं ये सीख सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो डर भी कम हो जाता है और अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ कदम बढ़ते हैं। राजू की उस एक छुट्टी ने पूरे गांव को एक नई सोच दे दी। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अब गांव का हर बच्चा और बड़ा ये मानने लगा था कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स। चाहे उम्र कोई भी हो, अगर मन में जिज्ञासा है तो एजुकेशन हमेशा आपका साथ देता है डिसीजन लेने में, करियर चुनने में और जिंदगी को बेहतर बनाने में। इस तरह एक सिंपल सी कहानी हमें यह सिखाती है कि एजुकेशन हमारी जिंदगी की सबसे मजबूत नींव होती है। चाहे वो किताबों से मिले, मोबाइल से या किसी से बात करके नॉलेज लेना और उसे अप्लाई करना ही असली स्मार्टनेस है। और जो लगातार सीखता रहता है वो कभी पीछे नहीं रहता, क्योंकि नॉलेज ही वो लाइट है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। राजू की उस गर्मी की छुट्टी ने गांव वालों की सोच में एक अच्छा बदलाव ला दिया था। अब हर शाम बच्चे और बड़े मिलकर कुछ न कुछ नया सीखते थे। कोई मोबाइल पर फार्मिंग के टेक्निक्स देखता तो कोई इंग्लिश बोलना सीखता। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, राजू को एक और बात महसूस हो रही थी। सुबह उठते ही वो टहलने निकल जाता था, दौड़ता था, थोड़ा योग करता था, लेकिन उसने देखा कि गांव में लोग बहुत जल्दी थक जाते थे। रमेश काका तो थोड़ी दूर चलने के बाद ही हाँफने लगते थे। बच्चे मोबाइल पर बैठकर घंटों पढ़ाई करते, लेकिन थोड़ी देर में उनका सिर दर्द करने लगता, ध्यान नहीं लगता, आलस आता। एक दिन सब बच्चे नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे और राजू से बोले, भैया आज कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे, थकान हो रही है, दिमाग चल नहीं रहा। राजू मुस्कुराया, बोला, तो चलो आज पढ़ाई नहीं, पर एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोनू ने पूछा, कैसा एक्सपेरिमेंट? राजू ने कहा, आज हम लोग फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। चलो सब चलने निकलते हैं खेत की ओर, टहलते हुए बातें करेंगे। थोड़ी देर बाद सब बच्चे, कुछ बड़े लोग और खुद राजू खेत की ओर जा रहे थे। चलते चलते राजू ने पूछा, तुम लोग सोचते हो ना कि दिमाग जल्दी थक जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, एनर्जी नहीं रहती? सबने हाँ में सिर हिलाया। तो इसका सीधा सा रीजन है फिजिकल हेल्थ। अगर बॉडी एक्टिव नहीं होगी तो माइंड भी एक्टिव नहीं रहेगा। जैसे मशीन को तेल चाहिए स्मूथ चलने के लिए, वैसे ही हमारे दिमाग को चाहिए ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और मूवमेंट, राजू ने समझाया। श्यामू, जो हमेशा मोबाइल में गेम खेलता था, बोला, लेकिन भैया पढ़ाई तो बैठकर करनी पड़ती है, चलने फिरने से दिमाग कैसे तेज होगा? राजू मुस्कुराया, अरे पगले, चलने फिरने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। जब हम रनिंग, योगा या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है। इससे ब्रेन शार्प होता है, फोकस बढ़ता है और मेमोरी भी स्ट्रांग होती है। स्टडीज कहती हैं कि जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनकी लर्निंग एबिलिटी ज्यादा होती है। पास चल रहे रमेश काका बोले, तो क्या अब हम सब जिम जाएं? सब हंसने लगे। राजू बोला, नहीं काका, जिम जरूरी नहीं है, रेगुलर मूवमेंट काफी है। जैसे हर सुबह 20 से 30 मिनट की वॉक, थोड़ी स्ट्रेचिंग और हफ्ते में 2 से 3 दिन थोड़ा बॉडी वेट एक्सरसाइज जैसे स्क्वाट्स, पुशअप्स, सूर्य नमस्कार। इससे मसल स्ट्रांग होते हैं, एनर्जी बढ़ती है और दिमाग क्लैरिटी से काम करता है। सोनू बोला, और खाना, वो भी मैटर करता है? बिल्कुल करता है, राजू बोला। देखो, हमारा ब्रेन जो एनर्जी यूज करता है वो सारी हमें फूड से मिलती है। अगर हम जंक फूड, बहुत ऑयली खाना या शुगरी आइटम्स ज़्यादा लेंगे तो इनिशियली तो एनर्जी लगेगी, पर बाद में बॉडी स्लगिश हो जाती है। लेकिन अगर हम बैलेंस डाइट लें जिसमें दाल, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, नट्स और प्रॉपर हाइड्रेशन हो तो बॉडी एक्टिव रहती है और माइंड भी अलर्ट। तभी बगल में बैठे चंचल ने कहा, पर राजू भैया, मुझे तो पढ़ाई के टाइम नींद आती है, मैं कुछ भी कर लूं, किताब सामने आते ही जम्हाई आने लगती है। राजू ने कहा, यह सब पुअर न्यूट्रिशन और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होता है। जब हम मूवमेंट नहीं करते और उल्टा सीधा खाते हैं तो बॉडी लेजी हो जाती है।
अगर तुम सुबह उठकर 1 घंटा बाहर फ्रेश एयर में वॉक करोगे, 10 मिनट स्किपिंग या जंपिंग करोगे और फिर नाश्ते में फ्रूट्स, स्प्राउट्स या दूध लोगे, तो पूरा दिन बॉडी एनर्जेटिक रहेगी। और सबसे मजेदार बात यह है कि पढ़ाई में भी मन लगेगा। अब तक सबको बात समझ आने लगी थी। राजू ने एक छोटा सा टास्क दिया। आज से अगले 10 दिन तक हर कोई सुबह 30 मिनट वॉक करेगा, थोड़ा बॉडी मूवमेंट करेगा और दिन में कम से कम 1 फ्रूट जरूर खाएगा। फिर देखेंगे डिफरेंस। सबने हाँ कर दी। अगले दिन से गांव में सुबह का नजारा ही कुछ और हो गया। बच्चे नीम के पेड़ के नीचे स्किपिंग कर रहे थे, काका जी ताजी हवा में गहरी सांसें ले रहे थे और कुछ महिलाएं भी टहलने लगी थी। राजू सबको समझाता, फिजिकल हेल्थ केवल बॉडी दिखाने के लिए नहीं होती, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ब्रेन परफॉर्मेंस। जब बॉडी फिट होती है तो स्ट्रेस लेवल कम होता है, मूड अच्छा रहता है और दिमाग तेज चलता है। श्यामू ने 5 दिन बाद ही एक्साइटेड होकर कहा, भैया अब तो मुझे किताब खोलते ही नींद नहीं आती, उल्टा मजा आता है। राजू ने समझाया, क्योंकि अब तुम्हारा ब्रेन एक्टिव हो चुका है। ब्रेन और बॉडी कनेक्टेड है। अगर बॉडी लेथर्जिक होगी तो ब्रेन भी डल रहेगा, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेन में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे स्ट्रेस कम होता है और कंसंट्रेशन बढ़ता है। रमेश काका भी बोले, बिल्कुल बेटा, पहले तो आधे दिन में थक जाता था, अब लगता है जैसे दिन लंबा हो गया है, एनर्जी बनी रहती है। अब राजू ने सबको एक और हैबिट सिखाई, प्रॉपर हाइड्रेशन की। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। इससे ब्रेन हाइड्रेटेड रहता है और हम अलर्ट रहते हैं। बहुत से लोग बिना पानी पिए ही काम करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि सिर भारी हो रहा है। धीरे धीरे राजू का एक्सपेरिमेंट पूरे गांव की आदत बन गया। अब एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाने लगा था। बच्चे पढ़ाई के साथ खेलते भी थे, बड़े लोग दिन में चलने की आदत डाल चुके थे और घरों में अब खाने में फ्रूट्स और हरी सब्जियां रेगुलरली दिखने लगी थी। एक दिन सब फिर से नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। राजू ने पूछा, तो कैसा लग रहा है? सबने एक साथ कहा, बहुत अच्छा। अब पढ़ाई में भी मन लगता है, थकान कम लगती है और दिन एनर्जेटिक लगता है। राजू ने मुस्कुराकर कहा, बस यही है असली बात। फिजिकल हेल्थ बूस्ट्स मेंटल कैपेसिटी। अगर हम अपने शरीर को एक्टिव और स्ट्रांग रखेंगे तो हमारा माइंड खुद ब खुद शार्प हो जाएगा। एजुकेशन और हेल्थ दोनों साथ चलें तभी असली डेवलपमेंट होता है। उस दिन के बाद गांव के लोग सिर्फ पढ़ने वाले नहीं रहे, वो सीखने और जीने की कला समझने लगे। अब नीम के पेड़ के नीचे सिर्फ किताबें नहीं होती थीं, बल्कि स्किपिंग रोप्स, फ्रूट्स की टोकरी और हंसी ठिठोली भी होती थी। राजू ने जो बीज बोया था लर्निंग और हेल्थ का, वो अब एक मजबूत पेड़ बन रहा था और हर दिन उस पेड़ की छांव में कोई ना कोई नया फूल खिल रहा था। यही थी असली प्रोग्रेस, एक ऐसी जर्नी जहां दिमाग और शरीर दोनों साथ चलते हैं। और अंत में यही सिखाया, सीखना जरूरी है, लेकिन सीखने के लिए बॉडी का एक्टिव होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। माइंड तभी तेज चलता है जब बॉडी उसके साथ दौड़ती है। राजू की गर्मियों की छुट्टियां अब धीरे धीरे खत्म होने को थीं, लेकिन उसका असर पूरे गांव में दिखाई देने लगा था। बच्चे अब किताबों से डरते नहीं थे, बल्कि क्यूरियोसिटी से पढ़ते थे। सुबह सुबह खेतों के रास्ते पर जॉग करते हुए लोग मिल जाते थे और महिलाओं के ग्रुप भी वॉक करते हुए न्यूट्रिशन की बातें करते नजर आते थे। गांव अब बदल रहा था धीरे धीरे, पर ठोस कदमों से। एक शाम नीम के पेड़ के नीचे सब फिर से इकट्ठा हुए। सोनू थोड़ा परेशान दिख रहा था। राजू ने पूछा, क्या हुआ भाई, आज कुछ उदास लग रहा है? सोनू बोला, भैया मैं पढ़ता तो हूं, एक्सरसाइज भी करता हूं, पर फिर भी समझ नहीं आता कि मुझे आगे क्या करना है। कभी लगता है डॉक्टर बनना है, कभी टीचर, और कभी सोचता हूं खेती ही करना चाहिए। दिमाग में कंफ्यूजन रहता है और कभी कभी तो डर भी लगता है कि कहीं गलत रास्ता ना चुन लो। राजू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, बहुत अच्छा सवाल पूछा है तूने, और ये कंफ्यूजन होना कोई गलत बात नहीं है। असल में क्लैरिटी धीरे धीरे आती है, और वो आती है माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस से। श्यामू बीच में कूद पड़ा, भैया ये माइंडफुलनेस क्या होता है? कोई माइंड की सफाई वफाई का तरीका है क्या? सब हंस पड़े। राजू ने मुस्कुराते हुए समझाया, माइंडफुलनेस का मतलब है अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को ऑब्जर्व करना बिना उन्हें जज किए। यानी हम जो सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना, उसे समझना, और उसी अंडरस्टैंडिंग से क्लैरिटी मिलती है। इससे हमें पता चलता है कि हम क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। रमेश काका बोले, मतलब ध्यान लगाना? हाँ काका, ध्यान लगाना या मेडिटेशन माइंडफुलनेस का एक तरीका है, राजू ने कहा।
जब हम दिन में कुछ मिनट चुप बैठकर सिर्फ अपने सांस पर ध्यान देते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर जो शोर होता है वो थोड़ा शांत होता है, और जब शोर कम होता है तो क्लैरिटी आती है। अब सब ध्यान से सुनने लगे थे। राजू ने आगे बताया, मैं जब कॉलेज में था तो मुझे भी यही कन्फ्यूजन था, कौन सा करियर चुनूं, किस फील्ड में जाऊं। बहुत एंग्जाइटी होती थी। फिर मेरे एक मेंटर ने मुझे मेडिटेशन और जर्नलिंग शुरू करने को कहा। सोनू ने पूछा, जर्नलिंग मतलब डायरी लिखना? बिल्कुल, राजू बोला। हर रात सोने से पहले मैं 5 मिनट में अपने थॉट्स लिखता था। आज क्या किया, क्या अच्छा लगा, क्या परेशान किया और क्या सीख मिली। शुरुआत में ये बकवास लगता था, पर धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे अंदर क्लैरिटी आने लगी। मुझे ये समझ आने लगा कि किन चीज़ों में मुझे मज़ा आता है, कौन सी एक्टिविटीज़ मुझे बोर करती है। इससे मेरी गोल्स धीरे धीरे साफ होती गई। श्यामू ने कहा, भैया हमारे जैसे लोग जो पढ़ाई से भागते हैं उनके लिए ये सब बहुत मुश्किल है। राजू बोला, तभी तो माइंडफुलनेस ज़रूरी है। माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस हमें खुद को समझने की ताकत देती है। जब हमें अपने अंदर के पैटर्न्स समझ आते हैं, जैसे कि कब हम मोटिवेटेड होते हैं, कब एंग्शियस, तो हम उन फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखते हैं। रमेश काका ने पूछा, तो क्या हम भी कर सकते हैं ये सब? मेडिटेशन वेडिटेशन? राजू ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं काका, बिल्कुल कर सकते हैं, और बहुत सिंपल तरीके से। फिर राजू ने सबको एक बेसिक 5 मिनट की ब्रीदिंग मेडिटेशन सिखाया। सबने जमीन पर चटाई बिछाई, आंखें बंद की और राजू की बातों को फॉलो करने लगे। अपनी आंखें बंद करो और बस अपनी सांस पर ध्यान दो। जैसे जैसे हवा अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, बस उसे महसूस करो। कोई सोच आए तो उसे जाने दो, बस सांस पर ध्यान दो। 5 मिनट बाद जब सबने आंखें खोली तो एक अलग ही शांति का एहसास था। श्यामू बोला, भैया ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग थोड़ा हल्का हो गया हो। राजू ने कहा, यही होता है। रोज अगर हम 5 से 10 मिनट चुप बैठकर अपने सांस पर ध्यान दें तो दिमाग का क्लैरिटी लेवल बढ़ जाता है। हम इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेते और धीरे धीरे लाइफ में बैलेंस आने लगता है। अब सोनू भी उत्साहित था। बोला, तो मैं भी आज से जर्नलिंग शुरू करूंगा। हर रात लिखूंगा मैंने क्या किया और कैसा लगा। राजू ने सर हिलाया, बहुत बढ़िया। जर्नलिंग से हम अपने इमोशंस और गोल्स को बेटर समझ पाते हैं, और ये सिर्फ स्टूडेंट्स या यंग पीपल के लिए नहीं है, कोई भी कर सकता है। काका, आप भी अपने फार्मिंग के बारे में लिखिए। आज क्या किया, क्या नया सीखा, क्या प्रॉब्लम आई, इससे आपकी थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी। अब गांव में एक और नई आदत शुरू हो गई थी। सुबह की वॉक और रीडिंग के साथ साथ लोग रात को थोड़ी देर अपने आप से भी मिलने लगे थे, चुपचाप बैठकर या कुछ पन्नों में अपनी बात लिखकर। राजू ने एक नोटबुक भी बांटी थी। सबको बोला था कि उसे सेल्फ डिस्कवरी डायरी नाम दो। हर पन्ने पर लोग अपने मन की बात लिखते। आज क्या सोचा, क्या चाहा, क्या सीखा। धीरे धीरे गांव के लोग खुद को बेटर अंडरस्टैंड करने लगे थे। रमेश काका को पता चला कि उन्हें खेती में एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, इसलिए उन्होंने पहली बार ऑर्गेनिक फार्मिंग की कोशिश की। श्यामू को समझ आया कि उसे एनिमल्स के साथ काम करना अच्छा लगता है, तो वो वेटरिनरी के बारे में जानने लगा। सोनू को क्लैरिटी मिली कि उसे ड्राइंग का बहुत शौक है, तो उसने ऑनलाइन आर्ट कोर्स ज्वाइन किया। सबकी लाइफ में जैसे एक नया चैप्टर शुरू हो गया था, जहां वो सिर्फ दुनिया को नहीं खुद को भी समझने लगे थे। राजू ने एक दिन सबको बोला, देखो जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत यही है जब हम अपने आप को समझने लगते हैं। माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस हमें वो आईना दिखाती हैं जिसमें हमारा फ्यूचर साफ दिखता है। जब हमें पता होता है कि हम कौन हैं, क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं, तभी हम सही डिसीजंस लेते हैं और अपने गोल्स को रिफाइन कर पाते हैं। अब नीम के पेड़ के नीचे सिर्फ डिस्कशंस नहीं होते थे, अब वहां शांति भी होती थी। कोई बैठा ब्रीदिंग कर रहा होता, कोई अपने डायरी में कुछ लिख रहा होता, तो कोई बस आंखें बंद कर अपने आप से मिलने की कोशिश कर रहा होता। गांव अब सिर्फ फिजिकली एक्टिव नहीं था, वो मेंटली अवेयर भी हो रहा था। और राजू का ये सपना पूरा हो रहा था, एक ऐसा गांव जहां एजुकेशन, हेल्थ और माइंडफुलनेस तीनों साथ में चले। और इस तरह उस एक छुट्टी की वजह से राजू ने गांव को सिर्फ पढ़ाया नहीं, उन्हें जीना भी सिखाया। जीना अपने आप के साथ, क्लैरिटी के साथ और अवेयरनेस के साथ। क्योंकि जब इंसान खुद को जान लेता है तो पूरी दुनिया को समझना उसके लिए आसान हो जाता है। गांव में बदलाव की हवा चल रही थी। हर दिन कुछ नया हो रहा था। बच्चे सीखने लगे थे, बड़े लोग सुबह की वॉक और शाम की रीडिंग में दिलचस्पी लेने लगे थे, और महिलाएं भी अब न्यूट्रिशन और माइंडफुलनेस पर आपस में बात करने लगी थी। राजू की छुट्टियां धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन उसका असर लोगों की सोच में गहराई से बस चुका था। एक दिन
स्कूल के मास्टर जी ने राजू को बुलाया। बोले, राजू बेटा, इस रविवार को गांव के पंचायत भवन में एक छोटा सा कार्यक्रम रख रहे हैं बच्चों को इनकरेज करने के लिए, तू आएगा? राजू ने मुस्कुराकर कहा, जरूर आऊंगा मास्टर जी, और अगर इजाजत हो तो एक छोटा सेशन भी लेना चाहूंगा पब्लिक स्पीकिंग और राइटिंग पर। मास्टर जी थोड़े हैरान हुए। बोले, अरे ये क्यों? बच्चे तो अभी पढ़ लिख ही रहे हैं, इतना बड़ा टॉपिक थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा? राजू ने कहा, मास्टर जी अभी ही सही समय है, क्योंकि बोलने और लिखने की स्किल अगर शुरू से आए तो वो बच्चे सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, लाइफ में भी कॉन्फिडेंट बनेंगे। रविवार को पंचायत भवन में सब इकट्ठा हुए, बच्चे, उनके माता पिता, टीचर और कुछ किसान भी। मंच पर राजू खड़ा था, लेकिन इस बार वो सिर्फ समझाने नहीं आया था, वो सबको एम्पावर करने आया था। उसने अपनी बात शुरू की, आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पढ़ाई में, सेहत में और अब माइंडफुलनेस में भी, लेकिन आज मैं एक ऐसी स्किल के बारे में बात करना चाहता हूं जो आपकी जिंदगी में इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट दोनों बढ़ा सकती है, और वो है पब्लिक स्पीकिंग और राइटिंग। बच्चों की आंखों में जिज्ञासा थी और बड़ों की आंखों में हल्की झिझक। राजू ने वही बात की जिसे सब रिलेट कर सकें। जब मैं छोटा था, राजू ने कहा, तो मुझे भी मंच पर बोलने से डर लगता था, हाथ कांपते थे, जुबान रुक जाती थी। लेकिन एक दिन स्कूल में मुझे पोएट्री रिसाइट करनी थी। डरते डरते किया, लेकिन अपलॉज मिला। उस दिन समझ आया कि जब हम खुलकर बोलते हैं तो लोग हमें सीरियसली सुनते हैं। फिर वो सोनू की तरफ मुड़ा और बोला, सोचो, अगर तुम्हारे पास एक ब्रिलियंट आइडिया हो, जैसे कोई ऐप बनाने का या कोई फार्मिंग मेथड जो सबको फायदा दे, लेकिन तुम उसे अच्छे से बोल या लिख ना सको, तो क्या वो आइडिया आगे जाएगा? सोनू ने सिर हिलाया। नहीं, बस यही बात है, राजू ने कहा। पब्लिक स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स से हम अपने आइडियाज को शेप देते हैं। जब हम क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बोलते हैं तो लोग हमारी बात पर ध्यान देते हैं और रिस्पेक्ट भी। श्यामू बीच में बोला, भैया लेकिन डर बहुत लगता है, सबके सामने बोलने से तो जैसे शब्द ही गायब हो जाते हैं। राजू मुस्कुराया, ये सबके साथ होता है, लेकिन ये डर प्रैक्टिस से जाता है। जैसे साइकिल चलाना सीखा, वैसे ही बोलना भी सीखा जा सकता है। और राइटिंग, वो तो और भी पावरफुल है। अगर आप अपनी बात लिख सकते हो, चाहे वो डायरी में हो, व्हाट्सएप मैसेज हो, ब्लॉग हो या स्पीच, तो आप दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हो। अब राजू ने सबको एक सिंपल एक्टिविटी दी। सबको एक एक लाइन बोलनी थी, मेरा नाम पुलहास है और मुझे मलाहज़ान करना पसंद है। पहले तो सब चुप थे, फिर एक एक करके बच्चे खड़े हुए, कुछ हिचके, कुछ हंसे, लेकिन बोले जरूर। इसके बाद राजू ने कहा, यही शुरुआत है। जब आप धीरे धीरे बोलना शुरू करते हो तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और जब आप लिखते हो रोज थोड़ा थोड़ा तो आपके थॉट्स क्लियर होते हैं और वर्ड्स में पावर आने लगती है। रमेश काका जो पीछे बैठे थे बोले, बेटा हमें अब क्या जरूरत बोलने की, हम तो किसान हैं। राजू ने तुरंत जवाब दिया, काका आप किसान हो, यानी सबसे ज्यादा ग्राउंड रियलिटी जानते हो। अगर आप मंडी में अपनी बात साफ साफ कह सको या पंचायत में पॉलिसी पर बोल सको, तो क्या आपको ज्यादा सुनवाई नहीं मिलेगी? काका थोड़े सोच में पड़ गए, बाकी लोग भी सहमति में सिर हिला रहे थे। राजू ने फिर एक एग्जाम्पल दिया, अभी हाल ही में एक लड़का वायरल हुआ था, उसने गांव के प्रॉब्लम्स पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया और क्लैरिटी से बात रखी। लोग प्रभावित हुए, सरकार ने भी नोटिस लिया। सोचिए, अगर आप अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सको तो कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। अब सबके चेहरों पर सीरियसनेस आ गई थी। राजू ने कहा, पब्लिक स्पीकिंग कोई शो ऑफ नहीं है, ये एक जरूरी कम्युनिकेशन स्किल है, और राइटिंग वो तो आपकी सोच को अमर कर देती है। कल को आप अपने एक्सपीरियंसेस किताब या ब्लॉग में लिखो तो लोग सालों बाद भी उससे सीख सकते हैं। फिर राजू ने सबको एक और एक्टिविटी दी, अभी सब लोग 5 मिनट के लिए कुछ लिखो, एक ऐसा टॉपिक जो तुम्हारे दिल के करीब हो, कोई सपना, कोई परेशानी, कोई मैसेज। सभी ने अपने अपने पन्नों पर कुछ लिखा। कोई बोला, मैं एक दिन बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता हूं। किसी ने लिखा, गांव में पानी की कमी है, हमें कुछ करना चाहिए। और किसी ने सिंपली लिखा, मुझे अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है। फिर राजू ने कुछ बच्चों को बुलाकर पढ़ने को कहा। पहले वो झिझके, फिर जब सबने ताली बजाई तो उनके चेहरे खिल उठे। राजू ने कहा, देखा, जब आप लिखते हो और बोलते हो तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनते हो। अब मास्टर जी ने भी कहा, सच में हमें स्कूल में हर हफ्ते एक स्पीकिंग और राइटिंग एक्टिविटी करनी चाहिए, इससे बच्चों की ग्रोथ मल्टी डायमेंशनल होगी।
राजू ने सुझाव दिया कि गांव में एक संडे टैलेंट आवर शुरू किया जाए, जहां कोई भी बच्चा या बड़ा अपने आइडियाज, पोएम्स, स्टोरीज या स्पीचेस शेयर कर सके। मास्टर जी ने तुरंत हाँ कह दी। अगले रविवार को नीम के पेड़ के नीचे पहली बार संडे टैलेंट हॉर हुआ। सोनू ने अपनी ड्राइंग के बारे में बोला, रानी ने एक प्यारी सी कविता सुनाई और रमेश काका ने ऑर्गेनिक फार्मिंग पर अपने थॉट्स रखे और सबने खूब तालियां बजाईं। अब हर रविवार गांव के लोग अपनी आवाज और अपने शब्दों से एक दूसरे को इंस्पायर करने लगे थे। राजू की छुट्टी खत्म हो गई थी, लेकिन वो जाते जाते गांव के बच्चों को एक मैसेज देकर गया। बोलो, लिखो और अपने आइडियाज को दुनिया तक पहुंचाओ। तुम्हारे अंदर जो सोच है वो दुनिया बदल सकती है, बस उसे शेयर करना सीखो। अब नीम के पेड़ के नीचे सिर्फ सुनने वाले नहीं थे, अब वहां बोलने वाले, लिखने वाले और सिखाने वाले लोग भी थे, क्योंकि राजू ने सिखा दिया था कि क्लियर और कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन से ही रियल इन्फ्लुएंस आता है, और जो बोलना और लिखना जानता है वो कभी पीछे नहीं रहता। यही थी राजू की असली लेगेसी। नॉलेज से शुरुआत, हेल्थ से ऊर्जा, माइंडफुलनेस से क्लैरिटी और अब एक्सप्रेशन से इन्फ्लुएंस। राजू की छुट्टियां अब आखिरी दौर में थीं। गांव में हवा बदल चुकी थी। अब बच्चे आत्मविश्वास से बोलते थे, बड़े अपने शरीर और मन का ख्याल रखते थे, और औरतें भी अब डिस्कशन में खुलकर हिस्सा लेने लगी थी। हर कोई किसी न किसी नए बदलाव की ओर कदम बढ़ा चुका था, लेकिन एक पहलू अभी भी अधूरा था, पैसे की समझ। एक दिन शाम को जब सब फिर से नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे तो रमेश काका थोड़े चिंतित दिखे। राजू ने पूछा, क्या हुआ काका, आज कुछ परेशान लग रहे हो? काका ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, इस बार फसल ठीक हुई थी, कुछ पैसे भी बचे। सोचा था थोड़ा बचा लेंगे या कुछ नया करेंगे, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ और कैसे रखें। डर लगता है कि कहीं फिर से कोई बीमारी या खर्च आ गया तो सब उड़ जाएगा। राजू थोड़ा गंभीर हुआ, बोला, काका, आपने बहुत सही बात कही है। पढ़ाई, सेहत, सोच सबकी अहमियत है, लेकिन अगर पैसे की समझ नहीं हो तो ये सब कुछ अधूरा रह जाता है। फिनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की समझ असली फ्रीडम देती है। सब लोग अब थोड़ा ध्यान से सुनने लगे। राजू ने कहा, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उससे भी बड़ी स्किल है पैसे को संभालना, सही जगह खर्च करना और उसे ग्रो करना। यही 3 चीजें मिलकर फाइनेंशियल लिटरेसी बनाती हैं, बजटिंग, इन्वेस्टिंग और एसेट बिल्डिंग। श्यामू ने पूछा, भैया, ये बजटिंग क्या होता है? राजू मुस्कुराया और बोला, बजटिंग मतलब हर महीने की आय और खर्चों को अच्छे से ट्रैक करना और सोच समझकर खर्च करना। जैसे अगर आपकी आय 10,000 रुपए है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें से 2,000 रुपए खाने में जा रहा है, 3,000 रुपए घर के खर्च में, 1,000 रुपए दवाई या बच्चों की पढ़ाई में, और बाकी कितना बच रहा है। सोनू बोला, मतलब जैसे मोबाइल में हम बैलेंस चेक करते हैं, वैसे ही पैसे का हिसाब भी रखना चाहिए। राजू ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही समझा, और आजकल तो मोबाइल ऐप्स भी हैं जो हेल्प करते हैं। लेकिन अगर मोबाइल नहीं भी है तो एक छोटी डायरी बना लो और रोज लिखो, आज कितना कमाया और कितना कहाँ खर्च किया। यह आदत छोटी लगती है लेकिन बहुत काम की होती है। रमेश काका ने कहा, बेटा, पहले तो हम बस सोचते थे कि जो कमाया वो बस खर्च करना है, कभी सेविंग या फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। राजू बोला, यही तो दिक्कत है काका, पैसे की समझ नहीं होने से हम रोज कमाते हैं, लेकिन साल के अंत में भी हाथ खाली होता है। इसलिए जरूरी है कि हम पहले खुद को और फिर अपने बच्चों को पैसे की सही वैल्यू और यूज सिखाएं। श्यामू ने फिर पूछा, इन्वेस्टिंग क्या होता है? राजू बोला, इन्वेस्टिंग मतलब अपने पैसे को ऐसे जगह लगाना जहां वो धीरे धीरे बढ़े। जैसे आपने 5,000 रुपए किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाया या किसी रिलायबल स्कीम में डाला तो वो पैसा इंटरेस्ट के साथ ग्रो करेगा। इन्वेस्टिंग से आप लॉन्ग टर्म गोल्स पूरे कर सकते हो, जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर बनाना या इमरजेंसी के समय का बैकअप। सोनू बोला, तो क्या बैंक में रखना सही है? राजू ने कहा, बैंक में रखना सेफ होता है, लेकिन सिर्फ सेविंग से पैसा ग्रो नहीं होता। इन्फ्लेशन यानी महंगाई धीरे धीरे आपकी सेविंग्स की वैल्यू कम कर देती है। इसलिए थोड़ा पैसा बचत में रखो और थोड़ा इन्वेस्ट करो। आजकल गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हैं, जैसे पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि और कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स जो छोटे अमाउंट से शुरू किए जा सकते हैं। अब रमेश काका बोले, हमारे पास तो जमीन है, वो एसेट नहीं है क्या? राजू बोला, बिल्कुल है काका, एसेट वो चीज होती है जो आपके लिए पैसा बनाती है। जमीन, घर, लाइव स्टॉक या कोई ऐसा बिजनेस जो रेगुलर इनकम दे, ये सब एसेट्स हैं।
लेकिन मोबाइल, बाइक या टीवी ये लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये पैसे खाते हैं, बनाते नहीं। एसेट बिल्डिंग का मतलब है ऐसी चीजों में निवेश करना जो भविष्य में इनकम बनाए। राजू ने एक छोटी सी कहानी भी सुनाई। शहर में एक दोस्त था दीपक। शुरू में उसकी सैलरी 15,000 रुपये थी। वो हर महीने 2,000 रुपये म्यूचुअल फंड में डालता था, 1,000 रुपये एक आरडी में और बाकी खर्च करता था। 5 साल में उसकी सेविंग्स 2 लाख रुपए हो गई। उसी पैसे से उसने एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर खोला और आज उसका मंथली इनकम 50,000 रुपये है। वो इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उसने शुरू से फाइनेंशियल प्लानिंग की। सोनू ने चौंक कर पूछा, इतने कम पैसे से ये कैसे हो गया? राजू ने कहा, कंसिस्टेंसी और पेशेंस से। पैसा तुरंत नहीं बढ़ता, लेकिन अगर सही जगह इन्वेस्ट किया जाए तो धीरे धीरे वो आपकी लाइफ बदल सकता है। अब सबके चेहरे पर उम्मीद की रेखाएं थीं। राजू ने सबको एक सिंपल प्लान समझाया। 1, हर महीने की इनकम और खर्च का हिसाब लिखो। 2, अपनी ज़रूरत और इच्छा में फ़र्क समझो, ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करो, फिजूल खर्ची से बचो। 3, कम से कम 20% इनकम सेव करो फ्यूचर के लिए। 4, इमरजेंसी फंड बनाओ जो ज़रूरत पड़ने पर काम आए। 5, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करो, चाहे 500 रुपये से ही। 6, एसेट बनाओ जो फ्यूचर में आपकी हेल्प करे इनकम बनाने में। अब सब लोग सिर्फ सोच ही नहीं रहे थे, एक्शन लेने के लिए रेडी थे। राजू ने जाते जाते एक छोटी सी डायरी सबको दी, जिसका नाम रखा मनी मास्टरी डायरी। उसमें कुछ सिंपल कॉलम्स थे, इनकम, एक्सपेंस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और नोट्स। राजू ने कहा, इसमें हर महीने भरो और साल भर बाद खुद देखो कि कितना बदलाव आया है। रविवार की उस शाम जब सूरज ढल रहा था तो राजू ने सबके सामने खड़े होकर अपनी आखिरी बात कही। नॉलेज गिव्स डायरेक्शन, हेल्थ गिव्स एनर्जी, अवेयरनेस गिव्स क्लैरिटी, एक्सप्रेशन गिव्स इम्पैक्ट, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी गिव्स फ्रीडम। जब आपके पास पैसों की समझ होती है तो ना आप किसी के सामने मजबूर होते हो, ना डरते हो। आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो और यही होती है असली आज़ादी। अगले दिन राजू की वापसी थी। स्टेशन तक छोड़ने पूरा गांव आया। कोई फल दे रहा था, कोई किताब, कोई आशीर्वाद। सोनू की आंखों में आंसू थे पर होंठों पर मुस्कान। राजू ट्रेन में चढ़ा, लेकिन उसके पीछे छोड़ गया एक बदलता हुआ गांव जहां अब लोग सिर्फ जी नहीं रहे थे, समझदारी से जिंदगी जी रहे थे। और यही थी उस एक छुट्टी की सबसे कीमती कमाई, एक गांव जहां एजुकेशन, हेल्थ, अवेयरनेस, कम्युनिकेशन और मनी, पांचों की असली वैल्यू समझी जाने लगी थी। राजू चला गया, पर उसके शब्द हर शाम नियम के पेड़ के नीचे गूंजते रहे। पैसा अगर सही तरीके से समझा जाए तो वो जिंदगी में ऑप्शंस खोलता है और डर बंद करता है। फाइनेंशियल फ्रीडम बिगिंस विद फाइनेंशियल विजडम। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।